12 दिसंबर 1995 की एक सर्द रात वो लड़की सर्दी से कांप रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला। आंखों में अना, गुरूर और अपनी दौलत का नशा था। ठुकराए जाने का गुस्सा इसकी अना पर वार कर गया। वो एक एक कदम चलता इस लड़की के करीब आया, इसके चेहरे को देखने लगा। मुझे ठुकराया था तुमने, फरजाद सिकंदर लोकारी को तुमने ठुकराया था। तुम जानते हो मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, मगर तुम्हारे ठुकराए जाने का गुस्सा मुझे तुम पर जुल्म करने पर मजबूर कर रहा है। ये कहते हुए वो इस मासूम के करीब आने लगा। वो बहुत कम उम्र थी, इसकी कम उम्री में ही इसकी बर्बादी लिख दी गई थी। वो एक एक कदम चलता इसके पास आया, इसके हाथों को रस्सियों से आजाद करने लगा। वो अभी तक भी नीम बेहोशी की हालत में थी। वो कुछ भी नहीं जानती थी, मगर मुकाबिल ने इसके बाजू से पकड़ा और घसीटने वाले अंदाज में इसे इस सर्द कमरे से बाहर लेके जाने लगा। लाके इसे अपने कमरे में फेंका था। वो महल दिमाग कमरा अभी किसी जहन्नुम से कम नहीं था इस लड़की के लिए। वो लड़की जिसे सारी उम्र खुद को दुनिया की बुरी नजरों से छुपा के रखा था। एक झलक इस शख्स ने इसके हसीन चेहरे को देखा और इस पे दिल हार बैठा था। मगर आज वही शख्स जो इससे मोहब्बत का दावेदार था, इसकी बर्बादी का सबब बनने लगा। वो महज एक हुस्न परस्त अमीर बिगड़ा हुआ मर्द था, जिसे अपनी दौलत, अपने हुस्न का गरूर कहीं चैन नहीं लेने देता था। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। इसके वजूद में जान बाकी नहीं थी कि वो इसे रोक सकती, और इसकी तजलील कर रहा था, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर रहा था। इस लड़की में इतनी जान नहीं थी कि वो इसे रोक पाती। वो अपने ऊपर लगते हुए दागों को महसूस कर रही थी। वो मुकम्मल तौर पर इसे दागदार करने के बाद अपने गार्ड्स के हवाले कर चुका था। जाओ, जाके इसे कहीं भी फेंक देना, बल्कि इसके घर के सामने फेंकना, ताकि सब इसकी बर्बादी देखें। फरजाद सिकंदर लोकारी को ठुकराने का क्या अंजाम होता है। ये कहते हुए इस शख्स ने इस मासूम सी लड़की के चेहरे पे आखिरी नजर डाली और सिगरेट का गहरा कश लगाया। वो एक मशहूर सियासतदान था। नीलोफर की जब आंख खुली, इसने खुद को बेड पे पाया था। इसके पास एक शख्स बैठा हुआ था। इसने हल्की हल्की आंखें खोल के देखा। इसे पूरा कमरा धुंधलाया हुआ नजर आने लगा। इसने पास बैठे हुए शख्स को देखा। वो इसका कजन था, इसका चचा जाद था, जो इसका मंगेतर था। इसे देखते ही इसने अपनी आंखें खोली। पूरे वजूद में दर्द की टीसें उठने लगीं। जैसे होश में आए तो इसे अफसोस हुआ था अपनी जिंदगी पे, अपनी सांसों पे। वो चाहती थी इसकी सांसें रुक जाएं, वो कभी दोबारा जिंदा ना हो पाए, कभी वो दुनिया वालों को देख ना पाए। मगर हर चीज अपनी जगह पे थी। अगर कुछ बदला था तो वो इसके वजूद पे दाग लग चुका था। नीलोफर, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ताशफीन ने नरमी से पूछा। ताशफीन की बात सुन के वो खाली खाली निगाहों से इसे देखने लगी। देखा, सामने कोई भी नहीं था। बाबा, बाबा किधर है? वो कांपती हुई आवाज में बोली, मगर ताशफीन खामोश रहा। इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इतने में इसके चचा जान कमरे में दाखिल हुए थे। अपने चचा जान को देखते हुए बहुत गुस्से से वो कहने लगी, ताशफीन बेटा, इसे समझाओ। और ताशफीन इसके पास ही बैठा हुआ था। ताशफीन, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जिंदा। बाबा कहाँ है? बाबा मुझे छोड़कर चले गए ना, वो रोते हुए बोली थी। इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो इसे अंदाजा हुआ कि इसकी ऐसी हालत देख के तो इसके बाबा को हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद इनका इंतकाल हो गया। वो अपने हाथों पे मौजूद लगी हुई ड्रेस को नोच नोच के फेंकने लगी। इसके चचा तो इसकी ऐसी हालत ही नहीं देख पाए थे। ताशफीन ने इसे आहिस्तगी से अपने हिसार में लिया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। नहीं, मुझ पे दाग लग चुका है, वो मुझे बर्बाद कर चुका है। वो चिल्लाते हुए बोली थी, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। नीलोफर, वो नरमी से नीलोफर को अपने सीने से लगाए इसकी पुश्त को सहला रहा था, मगर वो किसी को अपने करीब नहीं आने दे रही थी। एक हफ्ते तक इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। फिर इसके ताया जान ने फैसला किया कि जितनी जल्दी हो सके ये बात लोगों तक ना पहुंचे, वो इससे पहले पहले ताशफीन के साथ इसका निकाह करवाना चाहते थे। ताशफीन के लिए बहुत मुश्किल था इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना। वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी, मगर बचपन से इन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। क्या वो वाकई में इसे संभाल पाएगा?
इससे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, मगर इसका बहुत सादगी से निकाह हुआ। मरियम बेगम कमरे में आई, इसे देखने लगी। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आहिस्तगी से इसके पास आके इसे अपने सीने से लगा लिया। चची जान, मुझे नहीं जिंदा, मैंने मर जाना है। मुझे अपने आप से घिन आती है। मैं नहीं चाहती कोई मुझे देखे भी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो इसके कंट्रोल में ना आई तो वो कमरे से बाहर चली गई। इन्होंने कमरे में ताशफीन को भेजा। ताशफीन कमरे में आया तो वो हर चीज़ को तहस नहस कर रही थी। ताशफीन ने आहिस्तगी से इसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ भी नहीं हुआ नीलोफर, प्लीज़ खामोश हो जाओ। वो नीलोफर की पुष्ट को सहलाने लगा था। नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना था। ताशफीन ने एकदम से इसे अपने सीने से लगा लिया, इसे अपने लम्ब से आशनास करवाने वाला। मैं तुम्हारे तमाम दुखों को अपनी मोहब्बत से ख़त्म कर दूंगा। नहीं ताशफीन, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वो रोते हुए इससे दूर जाने की कोशिश करने लगी। इसके बाजों के हसार में गिर के बेहोश हो गई। वो इसे लेके फौरन अस्पताल पहुंचा तो दूसरी कयामत खेज खबर टूटी थी कि वो माँ बनने वाली थी। वो रोते हुए कहती थी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए ताशफीन, मुझे इसके खून को अपने वजूद में नहीं पालना नहीं चाहिए ताशफीन, मैं इसे ख़त्म करवाना चाहती हूँ। वो रोते हुए बोल रही थी, मगर इससे क्या मालूम था कि अभी तक तो शुरुआत थी इसकी बर्बादी की। ये जुल्म इसके साथ सारी ज़िंदगी चलने वाला था। देखो ताशफीन, मुझे लोग अजीब निगाहों से देखते हैं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो इसके सीने में छुपी जा रही थी। ताशफीन की आंखों में नमी तैरने लगी। इसे धीरे से अपने सीने से लगाया हुआ था। वो शहर छोड़ चुके थे, इसके साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। वक्त गुजरने लगा था। ताशफीन इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, मगर इसने रो रो के अपनी बहुत ज़्यादा बुरी हालत बनाई हुई थी। ऐसे लगता था जैसे वो मर जाएगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगी। मगर रातों को देर तक इसके पास बैठा रहता। आधी रात का वक्त था। ताशफीन को हिचकियों की आवाज़ आई तो वो फौरन इससे उठकर बैठ गया। इसने उठ के देखा तो वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे रो रही थी। इसका 9वां महीना चल रहा था। वो आहिस्तगी से इसके करीब हुआ, इसके गिर्द बाजों का हसार कायम करता इसे अपने सीने से लगा गया। वो इसके सीने से लगती हुई बिल्कुल किसी बेजान मुजस्मे की तरह अपनी आंखें बंद कर गई। क्या हो गया है, रोना बंद करो ना नीलोफर। वो नरमी से नीलोफर की पुष्ट को सहला रहा था। अभी वो महज 17 साल की थी और वो इतनी तकलीफ और अजियत बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इसके जहन पे इन सब ने बहुत बुरे असरात छोड़े थे। ताशफीन, तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना। इसने ताशफीन के बाजों के गिर्द अपने हाथ लपेटे हुए थे, रोते हुए इससे पूछ रही थी। वो कहने लगा, नहीं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसके आंसुओं को मोहब्बत से साफ किया। वो कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे डर लग रहा है। ये बच्चा, इसने अपने पेट पर हाथ रखा, ये बच्चा हमारा होगा। हम कभी भी नहीं किसी को पता लगने देंगे कि इस बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। ये हमारा हक। इसके चेहरे को हम अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला, ताशफीन, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो सीने में छुपी हुई थी। ताशफीन धीरे धीरे इसकी पुष्ट को सहलाता रहा और हॉस्पिटल में इसने न जाने कितनी अजियत और तकलीफ बर्दाश्त की थी। डॉक्टर अभी इसके बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बता रहे थे। वो कहने लगा, डॉक्टर प्लीज़, मैं इसके पास रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दे। न जाने कितनी इसकी मिन्नतों के बाद डॉक्टर ने इसे अंदर जाने की इजाज़त दी तो वो इसके पास आके बैठ गया। नीलोफर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ताशफीन ने नरमी से इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया हुआ था, मगर वो डरी हुई थी। कुछ भी नहीं होगा, मैं ये पैदा नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। वो रोते हुए बोली, नहीं मेरी जान, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हें इस वक्त बहादुरी का मुजाहरा करना है। वो मोहब्बत से इसे समझा रहा था, मगर वो भला कहाँ बहादुर थी जिसके साथ इतना गलत हो चुका है। वो औरत भला कहाँ से बहादुर हो सकती है। डॉक्टर कहने लगे, देखें इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वो ज़रा सा भी सब्र नहीं कर रही। डॉक्टर की बात सुन के ताशफीन इसे दिलासे दे रहा था, देखो मेरी जान, अब हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, मैं तुम्हें कभी भी मज़ीद तकलीफ नहीं पहुँचने दूंगा। वो इसे मोहब्बत से बता रहा था। डॉक्टर ने ताशफीन को बाहर भेज दिया। वो एक लम्हे के लिए भी नीलोफर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था कि न जाने कितनी तकलीफ और अजियत के बाद इसने एक बेटे को जन्म दिया था।
वो बच्चा जैसे ही इसके हाथ में आया तो वो इसे देखने लगा। ताशवीन ने इसे अपने सीने से लगा लिया था। इसमें इस नन्ही सी जान का तो कोई कसूर नहीं था। ताशवीन के लिए मुश्किल था इस बच्चे को कबूल करना, क्योंकि वो किसी और का खून था, किसी और की औलाद थी, और वो भी नाजायज औलाद। ऐसी औलाद को कबूल करना ताशवीन को बहुत बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना पड़ रहा था। मगर वो इस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, इससे मिलना भी नहीं चाहती थी। ताशवीन ने इसे उठाया हुआ था। ताशवीन के मामा बाबा खामोश थे। वो भला क्या कह सकते थे। वो जानते थे कि वो मासूम लड़की पहले बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ से गुजर रही है। अगर वो ऐसे में मज़ीद कोई बात करेंगे तो शायद इसे मज़ीद तकलीफ हो। ताशवीन कमरे में आया। देखो, रोना बंद करो। इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? एक दफ़ा अपने बेटे को देखो तो सही। तुमने इसे अपनी कोख में पाला है। ये देखो तो सही। वो नरमी से इसकी गोद में डालने लगा था। इसने जैसे अपने करीब इस बच्चे को देखा तो कहने लगी, ये बिल्कुल इस शख्स के जैसे लग रहा है। मुझे नहीं इसे उठाना। वो रोते हुए बोल रही थी। मुझे इससे भी डर लग रहा है। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। ताशवीन ने इससे अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान, ये तुम्हारा बेटा है, ऐसे मत। इसके गुनाहों की सजा दो। इसके बाप के गुनाहों की सजा तुम इससे क्यों देना चाहती हो? तुमने 9 माह इसे अपनी कोख में रखा है। तुमने इसे जन्म दिया है। तुमने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अब तुम इसे मोहब्बत नहीं दोगी? देखो तो सही। अब की बार इसके अंदर ममता का एहसास जागा था। इस छोटे से बच्चे को वो अपने बाजों के हसार में लेते हुए दीवानों की तरह इसे बोसे देने लगी। इसे अपने सीने से लगा गई, गोया जैसे इसे जीने के लिए कोई वजह मिल गई हो। ताशवीन कमरे से बाहर चला गया। वो चाहता था कि वो कुछ वक्त अकेली रहे, कुछ वक्त के लिए रिलैक्स हो जाए। वो इस बच्चे को देखने लगी। चंद साल बाद। गुड मॉर्निंग डैड। फरजाद अभी सो रहा था जब एक मासूम सी आवाज इसके कानों से टकराई। इसने अपने चेहरे से कंबल हटाया और सामने अपनी बेटी को देखा तो फरजाद के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। डैड की जान। वो एकदम से इसे अपने सीने से लगा गया था। कैसा लगा सरप्राइज? सुबह सुबह देखे मैं आपके पास आ गई हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। इसकी बात सुन के फरजाद कहने लगा, अनंता, आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है। आपकी मम्मी ने तो बिल्कुल भी नहीं बताया था कि आप लोग वापस आ रहे हो। हाँ, बाबा मामा नीचे आपका इंतज़ार कर रही हैं। जल्दी जल्दी मम्मी के पास जाएं, आपके इंतज़ार में पागल हुई पड़ी हैं। वो आंख का कोना दबाते हुए बोली तो वो जल्दी से नीचे आया। सामने ही नवीज़ा डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी। जनाब की अभी तक देर से जागने वाली आदत नहीं गई। ये कहते हुए वो आकर फरजाद के सीने से लगी थी। फरजाद ने इसके गिर्द बाजों का हिसार कायम कर लिया। मेरी जान, आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? मैं खुद आपको एयरपोर्ट से पिक करने आता। नहीं जनाब, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती। सुबह आपको तो 10 बजे तक सोने की आदत है ना, इस वजह से मैंने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। नवीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आपको पता है ना, डैडी को बड़ी लेट उठने की आदत है और डैडी हमें एयरपोर्ट से लेने बिल्कुल भी नहीं आने वाले थे। डैडी की जान, मैंने आपको लेने आना था। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। चलें जी, ठीक है। आपने तो हमारे लिए नाश्ता भी नहीं बनवाया। मम्मी ने पहले ही मेड को कॉल करके बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, मेड ज़्यादा है, तुम लोगों के लिए अहम थी, इसे बता दिया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, चलें जी, ठीक है, मैं दादू से मिलने जाती हूँ। ये कहते हुए अनंता ऊपर की तरफ चली गई। फरजाद ने नवीज़ा की तरफ देखा, एकदम से खींचा था। नवीज़ा इसके सीने से जा लगी थी। क्या हो गया? पागल हो गए हैं क्या? पीछे हटे, कोई देख लेगा। कोई देखता है तो देखता रहे। वो बिल्कुल इसे अपने साथ लगाए खड़ा हुआ था। आपको पता है मैडम, आज भी आप मुझे वैसे हसीन लगती हैं जैसे इतने साल पहले लगती थी। वो मुस्कुराते हुए बोला था। इन्हें शादी के कई साल बाद अनंता इनके यहाँ पैदा हुई थी और अनंता इनकी बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मगर फरजाद आज भी अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो पिछले कुछ अरसे से अमेरिका अपनी मम्मा के पास गई हुई थी, जबकि फरजाद नहीं जा सका। सियासत में इसने ख़ास कदम जमा लिए थे और अब तो एक लम्हे के लिए भी इसके पास टाइम नहीं होता था। मगर वो अपनी फैमिली को भरपूर टाइम देने की कोशिश करता। वो इसके करीब खड़ा हुआ था। आहिस्तगी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। बहुत खूबसूरत। फरजाद, मुझे बर्बाद करके तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो,
अचानक इसे अपने अकब में आवाज आई। इसने मुड़कर देखा, वही लड़की, वही चेहरे पर मासूमियत। नीलोफर, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया तो नवीज़ा के लबों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो आज फिर इतने सालों बाद इस लड़की का नाम पुकार गया था। मुझे आज बता दें कि ये नीलोफर कौन थी, आप बताते क्यों नहीं हैं? वो संजीदगी से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली, क्या वाकई में आप इस लड़की से मोहब्बत करते थे? जो आप इसका नाम लेते हैं वो कौन थी, कहाँ थी? कुछ बताएं तो सही। पता नहीं, फरजाद के लबों की एकदम से सारी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ और जब भी नवीज़ा के और फरजाद के दरमियान कभी नीलोफर का जिक्र होता था, वो आज तक नहीं जान पाई थी कि नीलोफर कौन है, मगर जब वो इसके इंतहाई करीब होता तो कहीं न कहीं कोई न कोई इसे ऐसा लम्हा याद आ जाता था जब इसे नीलोफर याद आती थी और वो एक पछतावे में वापस चला जाता था। मगर ये पछतावा शायद अब इसका सबसे बड़ा गुनाह बनने वाला था। ये पछतावा सारी जिंदगी इसके साथ चलता आया था, मगर आज तक इसे कभी पता नहीं चला कि नीलोफर आखिर कहाँ गई। गुड मॉर्निंग मामा, वो इसके गिर्द बाजू हायल करता हुआ इनकी गाल पे बोसा दे गया था। मामा की जान, बना के लाती हूँ, जल्दी जल्दी बैठो डाइनिंग टेबल पे, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। मामा, यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मैंने आज घर पर रहना है। क्यों भाई, घर पे क्यों रहना है? बाहर से मिनसा की आवाज़ आई तो उसने बोला, हाँ तुम्हें आज छुट्टी है तो क्या मैं भी ना घर रहूँ? मेरा भी छुट्टी करने का इरादा है। मिनसा कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, आप तो जाए ना, मेरा सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। मिनसा की बात सुन के शाज़िल चलता हुआ बाहर आ गया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। शाज़िल जैसे ही इसकी तरफ देखने लगा, पीछे से ताशफीन आ गया। खबरदार, जो मेरी बेटी की तरफ देखा भी तो तुमने इसकी आंखें निकाली थी। और शाज़िल हमेशा इससे तंग करने की भरपूर कोशिश करता था। नीलोफर ने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया और कहने लगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम लोग नाश्ता करो, मैं कमरे में जा रही हूँ। वो अजीब सी उदास और परेशान थी। पिछले 2 दिन से वो बहुत परेशान और उलझी हुई थी। चलो बच्चे, तुम तो नाश्ता करो, मैं आता हूँ आपकी मम्मा को देख के। बाबा, मुझे तो बच्चा मत बोला करें, ये आपकी लाडली होगी बच्ची। मैं तो बच्चा नहीं हूँ, पूरे 25 साल का हूँ, मिनसा को आंखें निकालते हुए बोला था। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये कहते हुए वो ऊपर की तरफ चला गया। जैसे वो कमरे में आया तो सामने नीलोफर थोड़ी परेशान खड़ी हुई थी। नीलोफर, क्या हुआ है? ऐसे अपने हसार में लेते हुए नरमी से पूछा तो नीलोफर ने मुड़ के इसकी तरफ देखा था। एकदम से ताशफीन के सीने में अपना मुंह छुपा गई। नीलोफर, क्या हुआ है? ताशफीन थोड़ा परेशान हो गया। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती थी। आज भी इसने माजी का एक बहुत बड़ा डरबोंड ख्वाब देखा था। आपको पता है, मैंने रात को बहुत बुरा ख्वाब देखा था। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या ख्वाब देखा? ताशफीन इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता मोहब्बत से पूछने लगा। ताशफीन, मैंने शाज़िल को देखा था, वो शख्स मुझसे शाज़िल को छीन के ले गया। वो रोते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? इसका कोई हमसे लेना देना नहीं है। वो नहीं हमारे बारे में जानता, हम कहाँ हैं। वो नरमी से इसे बोल रहा था। लेकिन ताशफीन, मुझे डर लगता है, वो मुझसे मेरे शाज़िल को छीन कर ले जाएगा। मैं अपने शाज़िल के बगैर कभी नहीं रह पाऊंगी। अगर इसे पता चला कि शाज़िल इसका बेटा है तो वो ले लेगा। तुम्हें पता है, इसके पास कोई औलाद नहीं है। इतना तो मुझे भी पता चला था जब इसकी शादी हुई थी, इसके पास औलाद नहीं हुई थी। रोना बंद करो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम इसका जिक्र भी नहीं करोगी। आज के बाद मुझे डर लगता था वो मुझसे मेरे बेटे को छीन लेगा। कोई भी नहीं छीनता, वो मेरा बेटा है। आज के बाद तुमने इस बात का जिक्र भी नहीं करना। तुम जानती हो ना, अगर शाज़िल को इस बारे में पता चलेगा तो इस पर क्या गुजरेगी। ताशफीन, मैं कभी अपने बेटे को नहीं खोना चाहती, मैं कभी भी इससे दूर नहीं जाना चाहती। ताशफीन, मैं पागल हो जाऊंगी। वो शिद्दत से रोते हुए बोली तो ताशफीन ने इससे अपने सीने से लगा लिया था। पागल हो गई हो क्या? क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? ताशफीन ने नरमी से इसे समझाया था। और इतने सालों से ताशफीन की हिम्मत थी जो इसे हमेशा इसकी तकलीफ पे इसे समझाता था, इसे मोहब्बत देता था, इससे प्यार देता था। और शायद ताशफीन ना होता तो वो कभी ज़िंदगी में संभल ना पाती। इतनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी इसे हर लम्हा
ताशमीन ने संभाला। डैडी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, मेरी तो यहाँ पे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। अनंता ने मुंह बनाते हुए फरजाद की तरफ देखा था। डैडी की जान, आपकी फ्रेंड्स नहीं है तो क्या हुआ? आप अच्छी अच्छी फ्रेंड्स बना लीजिएगा, पाकिस्तान की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं। वो नरमी से इसे समझा रहा था। लेकिन डैडी मुझे बहुत अजीब लगती हैं, मैंने इन्हें नई दोस्त बनानी, मुझे वो वाली दोस्तें चाहिए। चले डैडी की जान, शाबाश, अब अंदर जाएं। वो खुद इसे छोड़ने आया था। वो इसके एक एक नखरे को उठाता था। जिस कदर वो इसकी लाडली थी, इसका बस चलता था वो 10-12 गार्ड्स इसके साथ भेज देता। चलो ठीक है डैडी की जान, अगर किसी ने भी आपको ज़रा सा भी परेशान करने की कोशिश की, सबसे पहले आपने डैडी को बताना है। ठीक है डैडी, ये कहते हुए वो इसके गाल पे अपने लब रखती हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ चली गई। वो सीधा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तेज़ धूप की वजह से इसकी सफ़ेद रंगत बिल्कुल लाल पड़ने लगी। हेलो जान, मैं किधर जा रही हूँ? अचानक पीछे से इसे किसी ने आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा तो एक लड़का इसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, नई स्टूडेंट के साथ ऐसे ही करते हैं? शेज़ल ने गुस्से में इसको देखते हुए कहा था। खबरदार जो इसे छेड़ने की कोशिश की। शेज़ल ने इसे आंखें निकाली तो वो वहाँ से चला गया। आप ठीक हो? शेज़ल ने नरमी से सामने खड़ी हुई मासूम सी लड़की की तरफ देखा था, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो रहा था। इसने इस बात में सर हिला दिया। मुझे ना एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री से आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, तो आप मुझे गाइड कर देंगे? वो नरमी से इससे पूछ रही थी। न जाने क्यों मुकाबिल इससे बहुत नरम मिजाज लगा था। मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, चले आप मेरे साथ। ये कहते हुए शेज़ल इसे अपने साथ ले गया। इसे यूनिवर्सिटी दिखाने लगा। वैसे आपका नाम? शेज़ल ने नरमी से इससे पूछा। मेरा नाम अनंता फरजाद है। ओह अच्छा, और आपका नाम क्या है? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम शेज़ल ताशवीन है। शेज़ल के लबों पे गहरी मुस्कुराहट बिखरी थी। अच्छा, आपको पता है जब मैंने आपको पहली दफ़ा देखा तो आप मुझे इतने अच्छे लगे। मुझे ना ऐसे फील हुआ जैसे मेरे डैडी हैं, बिल्कुल आप मुझे इनके जैसे लगे। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। वाकई में वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, मुझे ना आपसे पहली नज़र में बहुत ज़्यादा अपनायत का एहसास हुआ था। सच में वो इस बात में सर हिलाने लगी। मुझे भी ऐसे फील हुआ था। मुझे अच्छा नहीं लगा वो लड़का आपको छेड़ रहा था, वरना इससे मैं किसी के मामलात में टांग नहीं अड़ाता। मैं अपने काम से काम रखने वाला लड़का हूँ। इसकी बात सुन के वो कहने लगी, वाओ इम्प्रेसिंग। खैर मेरा यहाँ पे फाइनल ईयर है। ओ अच्छा, मतलब कि आप चली जाएंगे? वो मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाऊँगा, आप कहेंगी तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए दोनों बातें करते रहे थे। जब इसकी क्लासेस ख़त्म हुई तो वो शेज़ल को तलाश करने लगी। वो कैंटीन में बैठा हुआ नजर आ गया। अकेला था, सामने लैपटॉप रखे हुए, साथ साथ वो कुछ खा रहा था, साथ साथ लैपटॉप पे तेज तेज उंगलियां चला रहा था। वो इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। ओह, आप आ गई, सारी क्लासेस हो गई, आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली? अनंता ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, डैडी ने बोला था कि मुझे कॉल कर देना, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि हम कुछ टाइम स्पेंड कर लें। बाबा ने बोला था कि कोई अच्छी सी दोस्त बना लेना, लेकिन मैं आपको ही दोस्त बना लेती हूँ। वो सुनते हुए बोली थी। हाँ ज़रूर। इसने आगे हाथ किया तो इसके साथ हैंड शेक किया। चले मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं, ये वाला फूड मुझे सूट नहीं करता, वो नरमी से बोली थी। ओह अच्छा, बहुत ज़्यादा नाजुक है। वो इस बात में सर हिला गई। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। चले ठीक है, डैडी की कॉल आ रही है, शायद वो मुझे लेने आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो चली गई और शेज़ल ने इसका ताक़ुब किया था। वो आके गाड़ी में बैठी। कैसा रहा मेरे बच्चे का पहला दिन? डैडी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आपको पता है मुझे कितना अच्छा फ्रेंड मिल गया? आपको पता है ना, वो मुझे बिल्कुल आपकी तरह अच्छा लगा था। जैसे आप अच्छे हैं ना, ख्याल रखने वाले हैं, वो बिल्कुल आपके जैसा लगा था। अच्छा, तुमने तो पहले दिन अपने डैडी जैसा बंदा ढूंढ लिया। आपको पता है आपका डैडी सिर्फ दुनिया में एक है, आपके डैडी जैसा कोई भी नहीं। वो हंसते हुए बोला, वो तो मुझे पता है, मेरे डैडी जैसा कोई भी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली। घर आते ही नवीज़ा बेगम इसके इंतज़ार में थी। इसके लिए न जाने क्या कुछ बनवा के बैठी हुई थी। आते वो इनके सीने से लग गई। मम्मा, आपको पता है फर्स्ट डे में बहुत अच्छा रहा था। वो दोनों इसे ऐसे ही ट्रीट करते थे जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो।
इस दिन के बाद तो इसका मामूल बन गया था। वो ज़्यादा वक्त शेज़ल के साथ गुजारती थी और रात को भी देर तक शेज़ल के साथ बातें करती रहती थी। शेज़ल को भी वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। रात का वक्त था, शेज़ल लॉन में बैठा हुआ इसके साथ बात कर रहा था। बेटा, किसके साथ इतनी रात को बात कर रहे हो? पीछे से नीलोफर की आवाज़ सुन के इसने कहा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ अनमता। ये कहते हुए इसने कॉल कट कर दी थी। मामा कुछ नहीं, बस एक यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। ये सुन के नीलोफर के लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। अच्छा, दोस्त थी या कोई मोहब्बत शोहबत करने लगी हो? वो मुस्कुराते हुए बोली। वो मुस्कुरा दिया था। मामा अभी तक तो दोस्त ही थी, लेकिन दिल ऐसे करता है जैसे इससे मोहब्बत की जाए। मामा वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको पता है, मुझे अपनायत का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, मतलब कि मेरे बेटे को पसंद आ गई है। वो आके इसके सामने बैठ गई। बेटा, अगर कोई पसंद आ गई है ना तो हम इसके घर रिश्ता लेके जाएंगे। तुमने सबसे पहले मुझे बताना है, कभी किसी लड़की के बारे में गलत नहीं सोचना। वो मोहब्बत से इसे समझा रही थी। कभी कभी इसे डर लगता था। इसकी रगों में भी अपने बाप का खून दौड़ता था, लेकिन इसे इस खून से ज़्यादा अपनी तरबियत पे नाज था। इसने कभी अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो किसी की इज्जत पे आंच आने देगा। जी मम्मा, क्यों नहीं? आपको पता है वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। वाकई में हाँ, वो आउट ऑफ कंट्री होती थी, सारी स्टडीज़ ने वहाँ से किया, वो यहाँ पे पाकिस्तान आई है। अच्छा, गुड हो गया, मतलब कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? नीलोफर ने बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा तो वह इस बात में सर हिलाने लगा। काफ़ी देर तक मम्मा इसे फील होता है, लेकिन अभी ना इसने इजहार किया ना मैंने किया। चलो जी, देख लेना, अगर इसकी फैमिली वाले ना माने तो। क्यों नहीं मानेंगे मामा, मैं इतना खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ वो तो है, मेरा बेटा हैंडसम है। इसे लम्हे ताशफीन वहाँ पर आ गया। क्या बातें हो रही हैं जी, हमारे जनाब को कोई बच्ची पसंद आ गई है। तो भाई मैं कह रही थी कि हम रिश्ता लेके जाएंगे इसके घर, लेकिन कौन है मुझे भी तो बताओ। ताशफीन टांग पे टांग रखते इसके सामने बैठा हुआ बोला था। कुछ नहीं बाबा, वैसे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? बाबा वो ना मुझसे कुछ 5 साल छोटी है और ये तो कोई मसला नहीं है। 5 साल छोटी है, आपकी मामा भी मुझसे 5-10 साल छोटी है। वो मुस्कुराते हुए बोला। हाँ तभी तो मामा भी इतनी छोटी सी हैं और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला तो बेसाख्ता इसके लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी, क्योंकि अगर इसके साथ वो हादसा पेश ना आता तो शायद ये भी ना होता और वो इतना बड़ा भी ना होता गया। क्या हो गया मामा, आप उदास क्यों हो गई? आपकी बहू बहुत ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल आपकी तरह। वो हंसते हुए बोला तो वो भी नरमी से मुस्कुरा दी। वह गुजरने लगा। शेज़ल के और इसके दरमियान राब्ते बढ़ते गए। शेज़ल, आपको पता है आज मैंने बाबा को बोला है कि आपको मैं घर लेके जाऊंगी। पागल हो क्या? मैं आपके घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। प्लीज़ शेज़ल, मैंने बाबा को बोला था कि मैं आपके साथ ही वापस घर जाऊंगी। प्लीज़ आप मम्मा से भी मिलेगा, बाबा से भी मिलेगा। शेज़ल कहने लगा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसे तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। प्लीज़ शेज़ल। वो इसकी मिन्नतें करने लगी। इसके बाजू के गिर्द अपने बाजू लपेट के नरमी से इसे कहने लगी। प्लीज़ शेज़ल, बात मान जाए ना चले मेरे साथ। इसकी बात सुन के शेज़ल कहने लगा। चलो ठीक है जनाब, हम चलेंगे आपके साथ। वो भी इसके साथ जाने के लिए मान गया था। दोपहर के वक्त वो दोनों जब आए तो नवीज़ा बेगम ने जब शेज़ल को देखा मुस्कुराते हुए कहने लगी, माशाल्लाह तुम्हारा बहुत ज़्यादा जिक्र करती है अनमता। इसने मुस्कुराते हुए अनमता को देखा। वो आगे इसके पास बैठ गई। बस अनमता के डैडी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। अच्छा, अनमता की मम्मा बाहर चली गई। वो दोनों आपस में बातें लगे हुए थे जब फरहाद कमरे में दाखिल हुए और डैडी भी आ गए। डैडी, ये शेज़ल। वो मुस्कुराते हुए शेज़ल की तरफ इशारा करते हुए बोली। इन्होंने मुस्कुराते हुए शेज़ल की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए शेज़ल को देख के इन्हें बहुत अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे वो इसे कुछ अपना सा महसूस हो रहा हो, जैसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा हो। वो मुस्कुराते हुए शेज़ल के पास आए। और आप हैं शेज़ल? बहुत ज़्यादा आपका जिक्र सुना है। शेज़ल, ताशमीन, राइट। वो इस बात में सर हिलाने लगी। जी आप ठीक पहचाने। वाकई बहुत ही दोस्ताना अंदाज में शेज़ल से गले लगी और काफ़ी देर तक इन्होंने बैठ के बातें की थी। देखिए, मैं आपसे ना कुछ बात करना चाहता हूँ। आप अपनी फैमिली वालों को कब हमारी तरफ भेजेंगी? ये सुन के तो शेज़ल के लबों पे और गहरी मुस्कुराहट बिखर गई।
आप कहते हैं तो मैं कल ही भेज देता हूँ। वो अनमता की तरफ देख रहे थे। जिस कदर अनमता इनकी लाडली थी वो उसकी कोई बात टाल नहीं सकते थे, और अनमता ये इजहार भी कर चुकी थी कि अपने बाबा के सामने वो इससे मोहब्बत करने लगी है और इसी के साथ शादी करेगी। और वो नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती है तो वो दरमियान में किसी किस्म का कोई इशू बनाए। चलें जी, ठीक है, फिर कब आप अपनी फैमिली वालों को लेकर आएंगे? अंकल मैं कल ही लेके आ जाता हूँ, कल ही अपनी फैमिली वालों को भेज देता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी देर तक वो इनके साथ बातें करते रहे। काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा। वो जैसे घर वापस आया तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। मम्मा मम्मा एक गुड न्यूज़ है, वो इनके गले से लगते हुए बोला। क्या हो गया मम्मा की जान को? कौन सी जंग फतह करके आ रहे हैं जो इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं? मिंसा ने इस पे हमेशा की तरह तंज मारा था। तुम अपनी जुबान बंद रखा करो। इसने मिंसा को आंखें निकाली। नहीं बेटा, छोटी बहन है, ऐसे नहीं कहते। छोटी है मम्मा, ये कुछ ज़्यादा ही छोटी है मुझसे। वो अपनी 17 साला बहन को देखते हुए बोला, मम्मा एक काम करें, पहले ना इस मिंसा की शादी कर दें। आपकी भी तो इस उम्र में शादी हो गई थी। मिंसा ने आंखें छोटी करके इसे देखा। खबरदार जो उल्टी बात करने की कोशिश की। अच्छा, तुम दोनों लड़ाई बंद करो। शाबाश फैजल बेटा, बताओ मुझे कौन सी गुड न्यूज़ थी? नीलोफर ने मोहब्बत से इससे पूछा। मम्मा आपको पता है अनमता के बाबा से आज मैं मिला था, वो बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस पर्सन थे। आपको पता है इन्होंने बोला है कि कल मैं आपको भेजूं इनके घर। आप जाएंगे ना? आप और बाबा जाएंगे ना? आपको पता है मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मामा मेरा बस लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होते ही बाबा के साथ बिजनेस ज्वाइन करूँगा। भाई मैं जल्दी जल्दी से रुखसत करके अपने पास लाना चाहता हूँ। नीलोफर ने मुस्कुराते हुए से देखा। लेकिन बेटा वो तो आपसे छोटी है ना? मम्मा क्या हो गया, छोटी है तो कुछ भी नहीं होता। इसके बाबा को जब कोई इशू नहीं है, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से है, एजुकेटेड फैमिली है, और इसके बाबा आई थिंक पॉलिटिक्स में है। और ये सुन के वो थोड़ी हैरान हुई थी। न जाने क्यों पॉलिटिशियन से, सियासतदानों से नीलोफर को बहुत ज़्यादा नफरत थी। मगर अगले लम्हे ही मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है हम लोग कल ही चलेंगे। मगर इसे नहीं मालूम था कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका इसे लगने वाला है। आधी रात का वक्त था। शेजल बैठा हुआ था जब इसके मोबाइल पे कॉल आने लगी। इसे देखा तो सामने अनमता का नंबर जगमगा रहा था। वो मोबाइल कान के साथ लगाते हुए कहने लगा, क्या हो गया, क्यों इतनी रात को कॉल कर रही हो? बाहर घूमने चले? अनमता की बात सुन के शेजल कहने लगा, पागल हो क्या, इतनी रात को घूमने जाना है? हाँ शेजल प्लीज़ बाहर चलते हैं, आप आ जाए ना, वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इतनी रात को नहीं ले जाऊंगा। वैसे भी कल मेरी फैमिली वालों ने तुम्हारे घर आना है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। सच में? हाँ ना, तो आपके बाबा ने बोला था कि मैंने इनको बता दिया। चलो ना बाहर घूमने चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो अनमता को लेने पहुंच चुका था। अनमता गाड़ी में बैठते हुए कहने लगी, हम फाइनली हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। वैसे मुझे लगा था कि शायद बाबा कोई इशू बनाएंगे। बाबा आपके साथ शायद मेरा रिश्ता ना करे, लेकिन मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई जब बाबा ने बोला कि इसे लेकर आओ। जब बाबा तुमसे मिले तुम बाबा को बहुत अच्छे लगे। बाबा को इतनी आसानी से कोई अच्छा नहीं लगता, वो मुस्कुराते हुए से बता रही थी। अच्छा वाकई मैं तुम्हारे बाबा को अच्छा लगा हूँ? वो इस बात में सर हिला गई। वो दोनों बीच पे आ गए। इसके हाथों में अपने हाथ की गिरफ्त में लिए हुए इसके साथ चल रहा था। इसने शेजल के कंधे पे अपना सर टिकाया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए आपस में बातें लगे हुए थे। वो इसके साथ नीचे बैठ गई। इसके कंधे पे सर रखे हुए अपनी आंखें बंद किए हुए बोली। इसके साथ बातें लगी हुई थी। इसके हाथ को अपने हाथ में लेती हुए इसकी तरफ देखने लगी। वो दोनों पीछे की तरफ लेटे हुए आसमान को देखने लगे थे। इसने शेजल के बाजू पर अपना सर रखा हुआ था। शेजल आपको पता है मुझे ना लगता था कि पाकिस्तान में ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब से आप मुझे मिले हैं मुझे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी है। आपके साथ जो हर लम्हा मैं गुजारती हूँ, जो वक्त मैं आपके साथ गुजारती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ऐसा वक्त मुझे कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। मैं हमेशा आपके साथ ऐसे खूबसूरत से ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो इसके सीने पर सर रखते हुए बोली। शेजल ने इसके गिर्द बाजू हायल कर लिए। वैसे आप इतने मेरे करीब मत आए, क्योंकि अभी हमारे दरमियान कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो इसकी बात सुन के वो भी मुस्कुराने लगी। गाड़ी इस बड़े से महल नुमा घर के सामने रुकी। फरजाद ने शेजल को भी साथ ही आने का कहा था। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, चले मम्मा
सामने वो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे। इसकी मम्मा खड़ी हुई थी, 1 2 3 मुलाजमा खड़ी हुई थी और वो खुद भी खड़ी हुई थी, लेकिन इसके बाबा नहीं थे। वो अब ड्राइंग रूम में बैठे नवीज़ा बेगम कहने लगी, माशाल्लाह, शेज़ल से तो मैं मिल चुकी हूँ, लेकिन शेज़ल की मम्मा तो बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। इन्होंने नीलोफर की तरफ देखा था जो बहुत कम उम्र लग रही थी, और सबसे बढ़ के तो इन्हें मिनसा भी बहुत प्यारी लगी थी। ताशमीन भी बहुत अच्छे मिजाज की थी। अभी वो लोग आपस में बातें ही लगे हुए थे जब फरजाद आया। अस्सलाम वालेकुम। फरजाद सबको सलाम करता हुआ जैसे अंदर दाखिल हुआ तो वो एक लम्हे के लिए नीलोफर को लगा जैसे इसकी सारी दुनिया उलट गई हो। वो सामने खड़े हुए फरजाद को देखने लगी थी। इसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हुई जैसे अभी इसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो अपनी धड़कनों की आवाज़ खुद सुन सकती थी। इसने पास बैठे हुए ताशमीन के हाथ को बहुत शिद्दत से जकड़ लिया था। ताशमीन ने सामने खड़े हुए शख्स को देखा। वो खुश्क घूंघट भरने लगा था, लेकिन फरजाद भला इस लड़की को कैसे भूल सकता था जो इसके सामने बैठी हुई थी। फरजाद की आंखों के कोने नम होने लगे थे। वो इसे देखने लगा। शेज़ल इसका बेटा था, मगर वो अभी तक भी ये नहीं जान पाया था कि शेज़ल फरजाद का बेटा है। इससे भी ये लग रहा था कि वो नीलोफर और ताशमीन का बेटा है। वो हैरत से इसे देखे जा रहा था। वो कभी अनमता को देखती, कभी शेज़ल को देखती, कभी फरजाद को देखती। इससे कुछ अजीब सा लग रहा था। इसकी धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है मामा? शेज़ल ने हैरत से देखा था। अनमता के लबों की मुस्कुराहट भी गायब हुई। कुछ भी नहीं हुआ। इसकी आंखों से बेधड़क आंसू बहने लगे थे। वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ताशमीन चले यहाँ से, वो रोते हुए बोली। वो अपने आंसू एक लम्हे के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। एक लम्हे के लिए सारा माजी इसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की मानिंद घूमने लगा। क्या हो गया नीलोफर? ताशमीन ने नरमी से इसे बोला था, जैसे इसे समझाना चाहता हो, प्लीज ऐसा मत करो, संभालो खुद को। मगर वो भला कैसे संभाल सकती थी? चलो यहाँ से, मुझे कुछ हो रहा है। वो एकदम से ताशमीन के सीने से लग गई। वो डर रही थी। ताशमीन, मुझे डर लग रहा है। वो आज भी बिल्कुल वैसे ही मासूम सी बच्ची लग रही थी जैसे कुछ साल पहले वो ताशमीन के सीने से लगी थी। इसे बताया था इसे डर लग रहा है, और अगले ही लम्हे वो गिर के बेहोश हो गई। मम्मा, मम्मा क्या हो गया? शेज़ल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और वो लोग वहाँ से जा चुके थे। अनमता हैरान हो गई। पता नहीं अचानक आंटी को क्या हो गया, लेकिन नवीसा बार बार फरजाद को देख रही थी। नीलोफर का मतलब इसकी मम्मा का नाम नीलोफर था। कहीं ये वही नीलोफर तो नहीं जिसका नाम हमेशा फरजाद लेता था? नहीं, मैं शेज़ल को कॉल करके पूछती हूँ। ये कहते हुए वो बाहर चली गई थी। फरजाद गिरने वाले अंदाज में पीछे सोफे पे बैठ गया। फरजाद, क्या हुआ है? नवीज़ा नरमी से इससे पूछने लगी। एकदम से वो नवीज़ा के गले से लगा, इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। फरजाद, ये वही नीलोफर थी? फरजाद, बताएं तो सही। वो इसे खुद से दूर करते हुए बोली। वो आपको देख के इतना घबरा क्यों गई थी? आप क्यों इसका जिक्र करते हैं जबकि आप कहते हैं कि आपको इससे मोहब्बत नहीं थी? बताएं ना फरजाद। वो संजीदगी से फरजाद से पूछ रही थी, मगर फरजाद ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। मम्मा, आपको क्या हो गया है? शेज़ल इसके पास बैठा हुआ था। बेटा, तुम इस लड़की को भूल जाओ। वो थोड़े सख्त लहजे में बोली थी, क्योंकि वो ये तो जान चुकी थी कि वो इसकी बहन है, मगर वो चाह के भी मुकाबिल खड़े हुए अपने बेटे को नहीं बता सकती थी कि वो इसकी बहन है, जिसे वो मोहब्बत का दावेदार है, जिससे कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। मामा, फिर भी बताएं, कोई तो मसला हुआ है ना, कोई तो प्रॉब्लम हुई है। मामा, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? बेटा देखो, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो एक पॉलिटिशियन की बेटी है और बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। मैं कभी भी इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? आपने खुद मुझे बोला था, मैंने कभी इसके लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत अपने दिल में नहीं बसाई थी, लेकिन आपने बोला था कि मैं जिस लड़की से बोलूँगा आप इससे मेरी शादी करवाएंगी। मैं तो इससे इश्क करने लगा हूँ मामा, मैं कभी भी इससे नहीं छोड़ूंगा। वो सख्त लहजे में गोया हुआ था और वहाँ से चला गया था। इसने ताशमीन की तरफ देखा। ताशमीन इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया। वो वहाँ बहुत बुरी तरह से रोते हुए इसके सीने से लग गई। ताशमीन, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। ताशमीन, वो जलील गलीज शख्स, मुझे इससे घिन आती है। ऐसे देखते ही मुझे पता नहीं क्या होने लग गया था। मैं कभी भी अपने बेटे को नहीं बताऊंगी कि वो गलीज इंसान इसका बाप है।
वो रोते हुए बोल रही थी, रोना बंद करो, इसे अपने सीने से लगाए। धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगा था और शेज़ल को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके साथ हो चुका है, क्यों इसकी फैमिली वाले ऐसा कर रहे हैं। इसकी मम्मा ने खुद ही से बोला था कि वो जिस लड़की के साथ बोलेगा इससे शादी करवा देंगे। क्या मतलब है बाबा जान? आप कह रहे हैं कि एकदम से अनमता उठी थी। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। फरजाद समझ गया था कि वो लड़की कभी भी अपने बेटे के साथ इसकी बेटी की शादी नहीं करवाएगी। इस वजह से वो अनमता को समझाने की कोशिश करने लगा, बेटा आप शेज़ल को भूल जाओ, मैं आपकी शादी शेज़ल के साथ नहीं करवा सकता। बाबा क्या ऐसा भी आपने इनकी फैमिली में देख लिया? इसके मामा बाबा सब लोग तो इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने नाइस पर्सन थे, इसके बावजूद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शेज़ल भी आपको पसंद आ गया था। बाबा मैं शेज़ल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शेज़ल के साथ। ये कहते हुए वो गुस्से में वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इस लम्हे शेज़ल की कॉल आने लगी। इसने कॉल पिक की और हिचकियों के साथ रोने लगी। शेज़ल, बाबा पता नहीं क्यों शादी से इनकार कर रहे हैं। वो कहने लगी, मेरी फैमिली वाले भी इनकार कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर इन दोनों फैमिलीज़ को क्या हो गया है, लेकिन मैं तुमसे शेज़ल बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं तो कभी भी किसी और की ज़िंदगी में शामिल नहीं होंगी। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे ही करनी है, और शादी करूँगी तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूँगी। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोल रही थी। वक्त गुजरने लगा था। वो अपने बाबा को मनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि इसके बाबा कहते थे कि देखो इसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे। ठीक है, अगर इसकी फैमिली वाले मानते हैं तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मगर शेज़ल के मामा और ताशवीन किसी तौर पर नहीं मान रहे थे। बस इसे यही कह रहे थे कि तुम इस लड़की को भूल जाओ, तुम्हारी शादी किसी कीमत पे भी इसके साथ नहीं होगी। वो कहने लगा, ठीक है, आप लोग मेरी शादी नहीं करवाना चाहते तो फिर मैं भी आप लोगों की कोई बात नहीं मानूंगा। ये कहता हुआ वो गुस्से में घर से बाहर चला गया। इस वक्त इसका इरादा अनमता के पास जाने का था। इसने अनमता को कॉल की। अनमता इसके पास आ गई। शेज़ल कहने लगा, देखो ना, मेरी फैमिली वाले मान रहे हैं ना तुम्हारी फैमिली वाले, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। इसने नासमझी के आलम में शेज़ल को देखा। क्या हमारी फैमिली वालों ने मजबूर किया कि हम भाग के शादी कर लें? और हमें क्या पता कोई मसला हो, हमें अपनी फैमिली वालों से पूछना चाहिए, लेकिन मैं अपने बाबा से हर तरह की पूछने की कोशिश कर चुकी। बाबा कहते हैं कि बस इसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे। वो कहने लगा, मैंने अपनी मम्मा से अपने बाबा से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे नहीं बता रहे। वो कहते हैं बस हमारे दरमियान स्टैंडर्ड है का फ़र्क है, लेकिन यार जब तुम्हारे बाबा स्टैंडर्ड का नहीं फ़र्क कर रहे तो मेरी फैमिली वाले क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिर हम भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो गुस्से में गोया हुई थी जब इन्होंने हमें हकीकत नहीं बताई कि आखिर इन्हें मसला क्या है, वो हमारा रिश्ता क्यों नहीं करना चाहते। तो बस एक स्टैंडर्ड को लेके इतना बड़ा इशू नहीं वो लोग बना सकते। और शायद इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपने बच्चों को अपनी हकीकत नहीं बताई थी कि वो क्यों नहीं इन दोनों का रिश्ता करवाना चाहते। और वो इसे कोर्ट में ले आया। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो इसे अपने फ्लैट में लेकर आ गया। दुल्हन के रूप में इसे तैयार करवाया था। वो दुल्हन के रूप में इसके सामने बैठी हुई थी। वो नहीं जानता था कि मुकाबिल इसकी बहन बैठी हुई है जिसके साथ इसका एक पाकीज़ा रिश्ता है। वो इसे देखे जा रहा था और वो कहने लगी, फाइनली हम दोनों एक हो गए, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता था। ये कहते हुए वो शेज़ल के सीने से लगी थी। इससे शेज़ल को देखा था, और मैं तुमसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना बनाना चाहता हूँ। शेज़ल की बात सुन के इसका दिल धड़का था। इससे शेज़ल की आदत हो गई थी, शेज़ल के बगैर वो रह नहीं सकती थी। मगर इसे कुछ अजीब सा लग रहा था। शेज़ल इसके करीब आया। शेज़ल का लम्स महसूस करते हुए इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। शेज़ल, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मगर शेज़ल इसकी बात कहाँ सुनने वाला था। शेज़ल इसके और अपने दरमियान के तमाम फासले मिटाने लगा। इस बात से अनजान कि इन दोनों के दरमियान हकीकतन क्या रिश्ता है। वो अपने रिश्तों से अनजान, अपने बाप के गुनाहों से अनजान, वो खुद को इसके सपुर्द कर गई थी। वो ये नहीं जानती थी कि वो इसके बाप के गुनाह का नतीजा है। जब वो दोनों गुनाह करने लगे थे, अचानक दोनों के दरमियान से फासले ख़त्म हुए। इस नावल का सेकंड पार्ट नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आपको मिल जाएगा। तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें।